हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वॉचिंग योर ओन चैनल साइंस क्लासेस बाय मुंजाल सर। तो स्टूडेंट्स, जो अभी तक वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियोस। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें, जिससे मेरी सारी वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम ग्रेविटेशनल चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि फ्री फॉल क्या होता है। तो इसको इस तरह से समझते हैं। फ्री फॉलिंग के अंदर आप देखिए, मेरे हाथ में बिट ऑफ पेपर है और एक हाथ में मेरे कॉइन है। इन दोनों को मैं एक साथ ड्रॉप कर रहा हूं, एक साथ छोड़ूंगा। अब आपने बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट, इन दोनों में से कौन सा ऑब्जेक्ट जो है अर्थ सरफेस को पहले टच करेगा। ऑब्वियस है, आप लोग कहेंगे कि कॉइन जो है वो पहले अर्थ सरफेस को टच करेगा। अब एक कंडीशन को अपने चेंज कर देते हैं। हम एक आइडियल कंडीशन पैदा करते हैं जिसके अंदर हम इस एयर को, एटमॉस्फेयर को यहां से रिमूव कर देते हैं, यानी कि वैक्यूम की कंडीशन पैदा कर देते हैं। तब हम सेम इसको दोहराएंगे, इस एक्टिविटी को रिपीट करेंगे कि बिट ऑफ पेपर या फीदर ले सकते हैं और कॉइन ले लिया, बॉल ले सकते हैं। इन दोनों को, यानी कि एक लाइटर ऑब्जेक्ट है, एक हैवियर ऑब्जेक्ट है, दोनों को एक साथ ड्रॉप करेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ अर्थ सरफेस को टच करेंगे। अब देखो, ये वाली जो कंडीशन है, सेकंड वाली कंडीशन, इसके अंदर क्या है? इस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक्सर्ट हो रहा है। यहां पर एयर का रेजिस्टेंस या एटमॉस्फेयर का फ्रिक्शनल फोर्स ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। अगर ऐसी कंडीशन हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा हो, उस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट की फॉलिंग हो रही है वो फ्री फॉल होगा, और ऐसे ऑब्जेक्ट को फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो अब आप इजीली इसकी डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि फ्री फॉल क्या है? द फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ हाइट टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ ओनली। यहां पे देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ ओनली वर्ड यहां पे लगाया। इट मींस कि दूसरा कोई अदर फोर्स जो है वो एक्सर्ट नहीं हो रहा। इज कॉल्ड फ्री फॉल एंड सच अ बॉडी इज कॉल्ड फ्री फॉलिंग बॉडी। अब आपको समझ में आ गया? हाइट से ऑब्जेक्ट गिर रहा है और सिर्फ एक ही फोर्स काम कर रहा है, वो अर्थ का ग्रेविटी काम कर रही है, ठीक है ना। इस कंडीशन में ये फ्री फॉलिंग होती है। अब इसके ऊपर गैलीलियो ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, उसने इस चीज को प्रूव किया। उन्होंने बताया एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन फ्री फॉलिंग बॉडीज इज द सेम रिगार्डलेस ऑफ देयर मासेस। यानी कि जब फ्री फॉल हो रहा है तो ऑब्जेक्ट हैवियर है या लाइटर है, छोटा है, बड़ा है, कैसी मर्जी शेप है, उन सब के अंदर एक जैसा एक्सेलरेशन पैदा होता है। ये गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट से बताया था। अब वो जो एक्सेलरेशन पैदा होता है उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका सिंपल मीनिंग आप समझे कैसे? देखो, जब फ्री फॉलिंग हो रही है, फ्री फॉलिंग पे उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है। किसका फोर्स लग रहा है? अर्थ का फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ लग रहा है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगेगा तो वो उसकी वेलोसिटी को चेंज करेगा। जब वेलोसिटी चेंज होगी तो उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा होगा। यानी कि फ्री फॉलिंग के अंदर एक एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है। और ये किसके कारण पैदा हो रहा है? ग्रेविटी के कारण पैदा हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ के कारण पैदा हो रहा है। इसलिए इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जिसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में लिख सकते हैं आप, द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ फ्री फॉलिंग बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आपको मैंने बता दिया कि इसको हम स्मॉल जी से डिनोट करेंगे, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है 9.8। अब इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो। बस ये भी एक्सेलरेशन है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जो है इसकी वैल्यू जो है मास ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इसकी वैल्यू कैसे नहीं करती, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। तीसरा जो है, इट्स वैल्यू चेंजेस। इसकी वैल्यू थोड़ी चेंज होती है लेकिन स्लाइटली। इट्स वैल्यू चेंज स्लाइटली प्लेस टू प्लेस। हम अपने अर्थ के ऊपर बात कर रहे हैं, इसको भी हम क्लियर करेंगे। तो इसको क्लियर करने के लिए कि कैसे मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे ये डिपेंड नहीं करेगी इसकी जी की वैल्यू, और ये चेंज होगा, थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? इसके लिए हम जी का फॉर्मूला बनाएंगे और उसकी कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ जी के अंदर हम लोग सपोज कर रहे हैं कि वी आर ड्रॉपिंग अ स्टोन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ।
अब जो स्टोन है इसको ड्रॉप कर रहे हैं, उसका मास m ले रहे हैं और आपको पता है कि ये हमारी अर्थ है और अर्थ का रेडियस जो है हम r मान रहे हैं और अर्थ का मास जो है कैपिटल M मान रहे हैं। तो ये हमने पहले किया भी था। तो देखो अर्थ का रेडियस काफ़ी बड़ा है, उसके ऊपर अगर हम 1-2 मीटर ऊपर ले जाके स्टोन को ड्रॉप करते हैं तो वो रेडियस में ज़्यादा कोई फर्क नहीं आएगा, कैलकुलेशन में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि वी आर ड्रॉपिंग अ स्टोन ऑफ मास m फ्रॉम हाइट r। हम r हाइट उसकी पूरी जो है r ही मान रहे हैं, ठीक है, और मास जो है अर्थ का कैपिटल M मान रहे हैं। अब देखेंगे कि इनके बीच के अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा जिसको हम F से लिखते आ रहे हैं वो कितना पैदा होगा, यानी कि अर्थ जो है इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगी या इन दोनों के बीच में फोर्स जो है वो कितना लगेगा। तो आपको पता है इस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास ये वाला फॉर्मूला आया था, ठीक है ना। ये किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। अब जो ये फोर्स होगा, ये फोर्स इस ऑब्जेक्ट के अंदर जिसको हम फॉल कर रहे हैं स्टोन के अंदर क्या पैदा करेगा, एक्सेलरेशन पैदा करेगा। जहां फोर्स अप्लाई हो रहा है वेलोसिटी चेंज कर रहा है तो एक्सेलरेशन पैदा होगा। तो यहां पे हम लिख देंगे दिस फोर्स विल प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द स्टोन। अब वो जो फोर्स और एक्सेलरेशन पैदा होगा तो उसका रिलेशन क्या होगा, तो उसका रिलेशन आपको पता है F इज इक्वल टू ma, क्योंकि जो फोर्स होगा वो मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है। ये किसने बताया था, ये वाली बात न्यूटन ने बताई थी अपने सेकंड लॉ के अंदर। तो ये न्यूटन सेकंड लॉ हो गया, उसके अकॉर्डिंग ये आ गया। अब हमने कैलकुलेट किसको करना है, हमने एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना है। तो हम इसको और लिखकर a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, F अपॉन m। तो इसको मान लेते हैं अपने सेकंड इक्वेशन जो है इसको मान लेते हैं, ठीक है। अब आप देखो 2 इक्वेशन आपके आ गई आपके पास। अब सेकंड इक्वेशन में क्या करना है, f की वैल्यू फ्रॉम 1 इक्वेशन इसको पुट कर देंगे सेकंड इक्वेशन के अंदर। तो वैल्यू पुट कर दो आप f की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहां से आप वैल्यू पुट करोगे तो a इज इक्वल टू f की वैल्यू क्या है, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर और ये नीचे m जो पड़ा यहाँ पे। अब देखो m से m कट गया, अब ये a का फॉर्मूला आ गया, लेकिन हमें किसको कैलकुलेट करना है, g। लेकिन हम यहाँ पे लिख देंगे दिस एक्सीलरेशन, जो ये एक्सीलरेशन पैदा हुआ है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। और इसको अपने क्या बोलते हैं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ होता है उसको हम ग्रेविटी या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है किसके इक्वल हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम g इज इक्वल टू a मान लेंगे, यानी कि a की जगह पे हम g लिख सकते हैं। तो जब g लिखेंगे तो ये फॉर्मूला आपका क्या बन गया, g इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। ये g को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ गया। g यहाँ पे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, m जो है हमारे अर्थ का मास है, r जो है अर्थ की रेडियस है। तो अब यहाँ पे देखो जो मैंने अभी बात बताई थी कि g की वैल्यू जो है ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करती। देखो मास m स्मॉल m तो कट गया, ऑब्जेक्ट का मास चला गया तो उस पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। अब जो है इसको हम कैलकुलेट करते हैं कैसे। अब पता है g की वैल्यू आपके पास पता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। अब कैपिटल M ये क्या, मास ऑफ अर्थ, तो वो भी आपको पता है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। और नीचे जो वैल्यू r आएगा वो 6 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर और स्क्वायर में है तो इसको मैंने 2 बार लिख दिया। अब जो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आपके पास आएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है जो अर्थ के सरफेस पे होती है। स्टूडेंट्स g की वैल्यू जो हमने अभी फाइंड की है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी वैल्यू स्लाइटली चेंज कैसे होती है हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम कंसंट्रेट करेंगे शेप ऑफ आवर अर्थ। तो आपको पता है कि हमारी जो अर्थ की शेप है वो परफेक्ट स्फीयर नहीं है, ये एलिप्टिकल शेप के अंदर है, ठीक है। तो इस पर आप ध्यान देना। मान लो मैं अगर इसका सेंटर पॉइंट ये मान लेता हूँ और ये इसका पोल साइड हो गया और ये इसकी जो है इक्वेटर साइड होगी, ये हो गया इसका इक्वेटर। अब देखो अगर ये वाली लाइन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये रेडियस,
तो इस रेडियस को मैं बोल रहा हूं RP, यानी कि रेडियस टुवर्ड्स द पोल, और इसको मैं बोल रहा हूं RE, यानी ये रेडियस है इक्वेटर साइड में। अब आपको पता है कि इस शेप के अंदर रेडियस जो है पोल साइड वाली कम होगी और रेडियस जो है इक्वेटर साइड वाली ज़्यादा होगी। क्लियर है? अब यहाँ पे आप चेक कर रहे हैं कि अगर पोल के ऊपर मैं GP लिख रहा हूं और यहां पर GE, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पोल के ऊपर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वेटर के ऊपर कौन ज़्यादा होगा, यानी हमें रिलेशन बताना है GP और GE के अंदर कौन ग्रेटर है कौन लेसर है। तो बेटा यहाँ पे देखो रिलेशन आपके सामने, अभी हमने फॉर्मूला बनाया था। G जो है R के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि अगर R कम होगा तो G ज़्यादा होगा, अगर R ज़्यादा है तो G कम होगा। ये रिलेशन आपको साफ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो RP जो है ये लेसर है RE से, तो पोल वाली साइड में R की वैल्यू कम है तो G क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो GP इज ग्रेटर देन GE। क्लियर होगी बात? यानी कि जैसे आप लोग पोल से इक्वेटर की तरफ मूव करेंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी। क्लियर होगी बेटा बात? अब देखो इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। अब देखो हम लोग जो है मूव कर रहे हैं अर्थ सरफेस से ऊपर की साइड में। अगर आप ऊपर की तरफ जाओगे तो क्या चीज़ इंक्रीज होगी, आपकी जो रेडियस है या डिस्टेंस है वो इंक्रीज होगी। जब ये इंक्रीज होगी तो G की वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आप ऊपर की तरफ गए तो G की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होगी क्योंकि R की वैल्यू आप बढ़ा रहे हो। ठीक है, अब जो है अगर आप अंदर की तरफ आओगे तो आपको लगता है कि ये R की वैल्यू कम हो रही है, G बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ध्यान दे देना एक्सेप्शनल केस ये है कि जब आप अंदर यानी कि अर्थ के अंदर जा रहे हैं, आप डीपर जा रहे हैं उसके, तब भी G की वैल्यू कम होगी। तो आप पूछोगे सर यहाँ पे तो R की वैल्यू कम हो रही है तो G बढ़ना चाहिए। तो बेटा देखो आप यहाँ पे MP तो डिपेंड कर रहा है ना, यानी कि आप लोग क्या कर रहे हैं, जब अंदर जा रहे हैं ना तो मास को भी छोड़ रहे हैं, उसके मास को भी कम करते जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर G की वैल्यू कम होती जाएगी। अगर आप सेंटर पे पहुँच जाओगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी मास को हम ख़त्म कर रहे हैं वहाँ पे जाके। तो अब आपने याद रखना है कि अर्थ के सरफेस पे मैक्सिमम वैल्यू होती है G की 9.8, ऊपर जाओगे कम होगी, अंदर जाओगे तब भी कम होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, और पोल पे ज़्यादा होगी, इक्वेटर पे कम होगी। तो इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस आएंगे वो आप लोगों ने सोल्व करने हैं। एक न्यूमेरिकल मैं आपको यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ। न्यूमेरिकल्स को ध्यान से देखते हैं, ध्यान से रीड करेंगे। अ प्लैनेट एग्जिस्ट हुज मास एंड रेडियस, तो ध्यान देना यहाँ पे मास एंड रेडियस बोथ आर हाफ दोज ऑफ द अर्थ। मास और रेडियस दोनों अर्थ के मास और रेडियस से हाफ हो गए हैं। ठीक है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ दिस प्लैनेट। तो इस नए प्लैनेट के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होगी, इसको हम जो है अभी फाइंड करेंगे। तो इसका कंपैरिजन अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से या उसकी ग्रेविटी से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसकी फॉर्मूला जो अभी हमने फाइंड किया था कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R², इसके अकॉर्डिंग जो है हमने अभी इसको फाइंड किया था। अब इसी से कंपैरिजन करते हुए नए प्लैनेट के ऊपर देखो मास जो है हमने इसको क्या है, मास ऑफ प्लैनेट स्मॉल m से लिखा है, रेडियस ऑफ प्लैनेट स्मॉल r से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो यहाँ हम फाइंड करेंगे उसको G' से मैंने लिख दिया। ठीक है, अब जो है यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि मास जो है उसका हाफ है, तो किसके हाफ है, ये अर्थ से हाफ है, ये m/2 लिख दिया, और रेडियस जो है इसको भी हाफ कर दिया r/2, और G' को हमने फाइंड करना है। तो देखो बेटा जो फॉर्मूला बनेगा G' का वो उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे, कैपिटल G और यहाँ पे मैंने स्मॉल m और स्मॉल r का स्क्वायर, यानी ये फॉर्मूला मैंने इसके अकॉर्डिंग नए प्लैनेट के ऊपर बना दिया। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो आप, m की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू कितनी है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो देखें कैसे, तो इसको जब हम फाइंड करेंगे G' इज इक्वल टू कैपिटल G, ये तो चेंज होगा नहीं। अब m जो है ये m/2 लिख दिया मैंने, और नीचे मल्टीप्लाई में जो r है बेटा ये r/2 वैल्यू है, तो r/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, Gm/2 r² और 2 का स्क्वायर 4, ये ऊपर चला गया। अब 2 जा 4, ये कट गया। अब आपके पास क्या बच गया, G' की वैल्यू आपके पास 2 × Gm/r², ये आपके पास वैल्यू आ गई। तो बेटा यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि Gm/r²
ये वैल्यू किसकी आ गई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, ठीक है ना। ये इसकी वैल्यू हमने अभी फाइंड की थी, कितनी होती है 9.8। तो यहाँ पे हम सीधा ये पुट कर देंगे, तो जी डैश की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 × 9.8 और वैल्यू कितनी बन जाएगी, इसको डबल कर देंगे तो ये समथिंग 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से न्यूमेरिकल आ सकता है। या आपको ये भी पूछा जा सकता है कि मून के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होगी, तो बेटा फॉर्मूला वही रहेगा, G = कैपिटल G, यहाँ पे जो कैपिटल M लिखेंगे ये मास जो है किसका होगा, मून का होगा, और यहाँ पे रेडियस किसकी होगी, मून की होगी, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें अगर आपको वैल्यू दे दी जाए तो आपको वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी कि मून की जो वैल्यू है मास की, तो वो लगभग जो है 7 पॉइंट समथिंग और 10⁻² जो है 22 kg, और जो रेडियस आपका रहेगा यहाँ पे वो 1.7 × 10⁻6 मीटर। तो इस तरह से आप जी की वैल्यू आपको जो है कंफर्म ही है। तो आप जब इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे बेटा, तो आपको जो एस्टिमेट मिल जाएगा 1.6 समथिंग मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करेंगे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के ऊपर है वो 9.8 और यहाँ पे आपको मिलेगी 1.6, तो ये लगभग 1/6 हो जाती है, 1/6 पार्ट हो जाएगा कंपेयर करेंगे अर्थ के साथ। तो मून के ऊपर इतना कम हो जाता है, ठीक है ना। इससे रिलेटेड भी कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा। स्टूडेंट्स, अगला हमारा जो टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉलिंग बॉडी। तो आप लोगों ने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस को पढ़ रखा है, तो उसको रिकॉल करो। पहली वाली इक्वेशन कौन सी थी, v = u + at। सेकंड वाली s = ut + ½ at²। थर्ड वन v² = u² + 2as। ये हमने पढ़ा हुआ है, तो यहाँ बिल्कुल भी कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। बस इसी के बेस पे आपके जो हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए हो जाएगा। ठीक है, फर्क क्या आएगा, देखो यहाँ पे जब बॉडी जो है फ्री फॉल कर रही है अर्थ के ऊपर, तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है वो बन जाएगा g, क्योंकि ये ग्रेविटी के कारण पैदा हो रहा है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम g लिख देंगे, तो a की जगह पे g आ जाएगा। दूसरा, जो डिस्टेंस कवर हो रही है, तो यहाँ पहले क्या था, लीनियर मोशन के लिए थी ये वाली, तो s लिखते थे डिस्टेंस को, तो यहाँ पे s की जगह पे क्या आ जाएगा, हाइट, क्योंकि हाइट से हम उसको फॉल करवा रहे हैं या हाइट के ऊपर फेंक रहे हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट इक्वेशन जो आपकी बन जाएगी फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए, दैट इज v = u + gt। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड क्या बन जाएगी, जो s है अब इसको हम बना देंगे h = ut + ½ gt²। कोई फर्क नहीं है, बस वही चीजें हैं जो मैंने आपको बताया है, ये वाली बातें जो है आप लोगों ने चेंज कर लेनी है। थर्ड, v² = u² + 2gh। जो फर्क था वो मैंने a की जगह पे g और s की जगह पे h लिख दिया, याद होगी बेटा। तो इस तरह से ये 3 इक्वेशंस। अब इसी के ऊपर जो है न्यूमेरिकल्स आएंगे, आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे। लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आप लोगों को जो बात ध्यान रखनी है, बड़े ध्यान से देख लो बेटा। देखो, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल करवा रहे हैं, नीचे की तरफ गिरा रहे हैं, और एक केस ऐसा हो सकता है कि हम ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर फेंक रहे हैं कुछ जोर लगा के। ठीक है, अब इसमें जो आपने g, v, u ये चीज़ें नोट करनी है, उसके लिए थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि जब ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है नीचे की तरफ और इसकी मोशन जो है डायरेक्शन कहाँ है, मोशन की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, और g किधर लग रहा है, g भी नीचे की तरफ लग रहा है, यानी कि सेम डायरेक्शन है। इस कंडीशन के अंदर आपने g की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, यानी कि जो 9.8 या राउंड फिगर में 10 दिया होगा तो उसको पॉजिटिव लेना है। अगर आप लोग किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहे हैं तो मोशन जो है, मोशन की डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन आपको पता है जी किधर लग रहा है, जी तो नीचे की तरफ लग रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपने जो है जी की वैल्यू जो दी होगी आपको, वो आपने नेगेटिव लेनी है। ये बातें ध्यान रखनी है। दूसरा, देखो जब मैंने किसी ऑब्जेक्ट को नीचे गिराना है, तो देखो बेटा मैंने यहाँ पे होल्ड किया हुआ है, अब इसको मैं छोड़ रहा हूँ, फ्री फॉल करवा रहा हूँ। ठीक है, जब मैंने होल्ड किया हुआ है तो इसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। ठीक है ना, बाद में इसकी वेलोसिटी बन जाएगी। यानी कि आपने इस कंडीशन में जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है तो इस कंडीशन में u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वो 0 लेनी है।
ठीक है। v आपसे पूछा जाएगा, वो आपने बता देना है। अब यहाँ पे देखो, आप नीचे से ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हैं, यानी कि u आपको दिया होगा कोई ना कोई, यानी किसी वेलोसिटी के साथ फेंकेंगे और जिस हाइट के ऊपर जाके यहाँ पे ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, आपको पता ना, जब हम फेंकेंगे ऑब्जेक्ट को तो कुछ सर्टेन हाइट पे ये जाएगा, वहाँ पे रुक जाएगा, वहाँ से वापस चलेगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो फाइनल वेलोसिटी 0, अब ऊपर से नीचे है तो स्टार्टिंग इनिशियल वेलोसिटी 0 मानी जाएगी, ठीक है। अब जितना टाइम ये इस सर्टेन हाइट तक पहुंचने में लेगा, उतना ही सेम टाइम वापस इस जगह पे पहुंचने में इसको लगेगा। ये टाइम का भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं अपने यहाँ पे। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल को ध्यान से देखेंगे। अ क्रिकेट बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। एक क्रिकेट बॉल को 20 मीटर की हाइट से नीचे ड्रॉप किया गया है। ये ग्राउंड है, ये बॉल है, और ये हाइट जो है ये 20 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया गया है, ठीक है। ये आपको जानकारी दी गई है। अब आपसे पूछा क्या गया है, ए पार्ट, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। जब ये ग्राउंड के ऊपर हिट करेगी उस टाइम इसकी स्पीड क्या होगी। सेकंड है, कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स टू फॉल थ्रू दिस हाइट। इतनी हाइट तक गिरने में उसको टाइम कितना लगेगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए की है वो यहाँ पे अप्लाई होंगी। अब कैसे अप्लाई होंगी बेटा, तो हम स्टार्ट करते हैं गिवन से कि आपको यहाँ पे क्या दे रखा है। तो बेटा सबसे पहले आपको दे रखा है हाइट, तो h इज इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखो g की वैल्यू आपको यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। अब g की वैल्यू जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी हुई है। अब इसको पॉजिटिव या नेगेटिव लेना वो भी ध्यान रखना है आपने। देखो ऊपर से बॉल नीचे जा रही है, जी भी नीचे लग रहा है और डायरेक्शन ऑफ मोशन भी नीचे की तरफ है, तो यहाँ पॉजिटिव लेंगे, तो यहाँ पे प्लस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेंगे। अब देखो हमने डिसाइड करना है u और v को। तो अभी मैंने बताया था कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिराएंगे, आपने होल्ड किया हुआ है, तो स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, तो यहाँ पे u हो गया 0। अब लास्ट में जाके कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, कितनी हो जाएगी, तो उसको हमने फाइंड करना है ए पार्ट के लिए। तो स्टूडेंट देखो h, g, u और v, इसके लिए कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो सूट करेगी जिससे आंसर आ जाए। आप सभी ट्राई करके देख सकते हैं। इसके लिए जो है थर्ड इक्वेशन जो है वो सूट करेगी। सेकंड लगा के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस चीज़ की कमी है, क्या चीज़ नहीं है। तो आप वापस इस पे आ जाओगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो देखो बेटा u यहाँ पर 0 है, इनिशियल टू 0, इसको छोड़ देंगे, तो v हमने फाइंड करना है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू आपका बच गया 2 इंटू g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू कितनी है 20। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 400, और v की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 400। आपका आंसर कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। ये ए पार्ट का आपका आंसर आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये बात क्लियर होगी, आंसर आ गया। अब बाकी रह गया क्या, कैलकुलेट द टाइम, इतनी डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लगा उसको। तो इसके लिए फर्स्ट ही काम आ जाएगी v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो u बेटा यहाँ पे 0 है, इसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो v इज इक्वल टू जी टी, ये आपका फॉर्मूला बन गया। निकालना क्या है t को, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v अपॉन जी। अभी v की वैल्यू अभी आपने फाइंड की है 20 मीटर पर सेकेंड, और नीचे क्या आ गया 10, g की वैल्यू 10 ले ली हमने, आपके पास आंसर आ गया 2 सेकेंड। तो ये आपका बी पार्ट का भी आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, मास एंड वेट के कॉन्सेप्ट को हम इसके कंपैरिजन से अंडरस्टैंड करेंगे। तो देखो बेटा, मास जिसको मैंने स्मॉल m से लिखा हुआ है और वेट जिसको मैंने w से डिनोट किया हुआ है। तो देखते हैं कि मास क्या होता है। तो बेटा ऑब्जेक्ट के अंदर या बॉडी के अंदर कितना मैटर है ये मास को बताएगा। तो पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन द बॉडी और ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो क्वांटिटी ऑफ मैटर को ध्यान रखेंगे तो मास है। इधर हम वेट की बात करेंगे तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, यानी कि जो ऑब्जेक्ट के अंदर मैटर था, जितना मास था, उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए अगर एक्सेलरेशन का, तो वो वेट बन जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये वाला फॉर्मूला लिख देना, W इज इक्वल टू mg, यानी कि मास के साथ
एक्सेलरेशन का जो है मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो बेटा ये फॉर्मूला किसका है, मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट वो क्या होता है, फोर्स होता है, यानी कि वेट क्या है, एक फोर्स है। अब आपने जहां भी वेट की बात होगी तो आपने इसको फोर्स मान लेना है और फोर्स की बातें यहां पर अप्लाई कर देनी है, तो आपके काफ़ी आंसर ठीक हो जाएंगे। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट एक न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला भी बन गया। ठीक है, अब या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो वेट है ना, वेट इज अ फोर्स है बाई विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी कि एक ऐसा वेट जो एक फोर्स है जो सेंटर ऑफ अर्थ या अर्थ जितना फोर्स लगाती है वो वेट माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद है ये स्केलर क्वांटिटी है, तो मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी होगी। अब जो प्रोडक्ट है इसका मास एंड एक्सेलरेशन का, ये वेट बन गया, तो ये क्या वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक्सेलरेशन आ गया, तो आपको पता है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेट है ये वेक्टर क्वांटिटी है। आपको याद होना चाहिए फोर्स क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो फोर्स की बातें याद कर लेनी है। उसके बाद SI यूनिट ऑफ मास, ये क्या होती है, किलोग्राम, जिसको हम शॉर्ट में kg में लिखते हैं, तो किलोग्राम SI यूनिट होगी। अब SI यूनिट ऑफ वेट क्या होगी, तो अभी मैंने बोला कि फोर्स को याद कर लो, फोर्स की SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन, तो वेट की भी SI यूनिट होगी न्यूटन। उसके बाद स्टूडेंट्स मास जो होता है इट रिमेन्स कांस्टेंट, हर जगह पे मास फिक्स रहता है, यानी कि अगर आप अर्थ पे हैं, मून पे हैं या स्पेस पे हैं, जो आपका मास है वो फिक्स रहेगा, यानी कि मैटर जो है वो कम ज़्यादा नहीं होगा, वो फिक्स हो गया। लेकिन जो वेट होता है इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये क्यों चेंज हो गया, आपको पता है कि अगर हम अर्थ पे हैं तो जी की वैल्यू अलग है और मून पे चले गए तो वहाँ पे जी की वैल्यू अलग है, तो यहाँ पे जी का मल्टीप्लाई होना है, मास तो फिक्स हो गया, लेकिन जैसे ही जी चेंज होगा तो ये वेट भी चेंज होगा। ठीक है, अगर मान लें हम कि अर्थ के ऊपर आपका वेट 60 है 60 न्यूटन है, तो मून के ऊपर ये जो है 6 न्यूटन रह जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि मून के ऊपर जो जी की वैल्यू है वो 1/6 रह जाती है, इस कारण से। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कहीं पूछा जा सकता है। उसके बाद जो है मास इट कैन नॉट बी जीरो, कभी जीरो नहीं हो सकता, मैटर जो कभी खत्म नहीं होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है जिसको हम ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, तो उसके अंदर मैटर है, कुछ ना कुछ वैल्यू उसकी होगी, जीरो नहीं होगा। लेकिन वेट इट कैन बी जीरो, जीरो हो सकता है। कैसे, जहां जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी वहां पे ये जीरो मान लिया जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर हम अर्थ के सेंटर पे चले जाएंगे, जैसे नीचे जाते हैं ना तो जी की वैल्यू कम होती जाती है, अगर हम सेंटर पे पहुंच जाएंगे इसके तो वहाँ पे मास बिल्कुल नहीं माना जाएगा, नेग्लिजिबल माना जाएगा, तो वहाँ पे जी की वैल्यू जीरो होते ही वहाँ पे वेट भी जो है आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इस कॉन्सेप्ट को छोटे छोटे 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इससे अभी क्लियर हो जाएंगे। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, What is the weight of an object with mass 1 kg on the surface of earth, और g की वैल्यू यहाँ पे आपको दी हुई है, तो बस ये वाला फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है, W इज इक्वल टू mg। पूछा क्या गया है वेट, तो W को फाइंड करना है, m दिया हुआ ऑब्जेक्ट का 1 और g की वैल्यू यहाँ पे 9.8, तो आपका आंसर क्या आ गया 9.8। लेकिन यहाँ पे यूनिट क्या आएगी, W की यूनिट क्या है, वेट की यूनिट क्या है, जो फोर्स की यूनिट है, तो यहाँ पे हम 9.8 न्यूटन लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इधर द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 50 न्यूटन, तो ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो 50 न्यूटन दिया हुआ है। व्हाट इज इट्स मास, और जी की वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी हुई है। तो ये सिंप्लीफाई करने के लिए क्वेश्चन को इसलिए कभी 9.8 और कभी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो बेटा आपको ना वेट यहाँ पे दे रखा है 50 न्यूटन, ठीक है, और जी की वैल्यू भी आपको दी हुई है 10। आपने फाइंड क्या करना है, m को, तो फॉर्मूला वही लगेगा, W इज इक्वल टू mg। अगर m फाइंड करना है तो W अपॉन g, W कितना है 50 और नीचे g की वैल्यू कितनी है 10, तो आपका आंसर कितना आ गया बेटा, दैट इज 5 kg आपका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आप अपने सारे क्वेश्चंस को देखो, अच्छी तरीके से तैयार करो, कोई डाउट आता है तो ज़रूर पूछो। टिल देन बाय बाय।